नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी आज की इस यात्रा का विषय है मराठों का उदय। मराठा साम्राज्य का जो उदय है वो हमने अध्याय पूरा समाप्त कर दिया था और हमने कहा था कि हम इसके प्रश्न उत्तरों में आपकी मदद करेंगे। तो आज हम इस वीडियो का जो बनाने का हमारा उद्देश्य है वो उन पाठकों तक इनके प्रश्नों उत्तरों को सुलझाने में हम आपकी सहायता करते हैं और उनके क्या उत्तर बनते हैं हम उनको उसका आधार आपको देंगे। आप इसमें और भी अपनी तरफ से अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करके इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी ज्ञान का वर्धन करें। तो इसमें सबसे पहला, इस अध्याय की शुरुआत में ही 3 मूल प्रश्न इसके खड़े थे। पहला था मराठा कौन थे और अंग्रेजों के आने से पहले वे अखिल भारतीय महाशक्ति कैसे बने। यानी कि पूरा निचोड़ इस ही प्रश्न में खड़ा कर दिया कि मराठा कौन थे और अंग्रेजों के आने से पहले वे अखिल भारतीय पटल पर महाशक्ति कैसे बन गए। दूसरा इसमें प्रश्न था उनका ही कि उनकी शासन प्रणाली की कुछ विशेषता थी, वो क्या थी। तीसरा इसमें उनका प्रश्न बन रहा था कि मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव छोड़ा। अब इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो कोई भी विद्यार्थी कर देगा तो समझ लो उन्होंने पूरा अध्याय बड़ी गौर से पढ़ा समझा। तो यही इसके 3 मूल प्रश्न हैं। वैसे और भी हैं इसमें, वो हम सबको बताएंगे, 1 बाय 1 एक एक करके सबको बताएंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि मराठा कौन थे और अंग्रेजों के आने से पहले अखिल भारतीय महाशक्ति कैसे बने। तो जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है कि मराठा कौन थे, तो उसमें इसमें अध्याय में बताया गया था कि मराठा जो है महाराष्ट्र दक्षिण में, भारत के दक्षिण में महाराष्ट्र एक जगह है, वहां के बहादुर और शक्तिशाली लोग में से एक थे और वे मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। वो मराठी बोलते थे और हिंदू परंपराओं के वे का पालन करते थे। कट्टर हिंदू उनको कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। और मराठा साम्राज्य, मराठा शक्ति को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिवाजी का रहा है। शिवाजी जो है शाहजी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जो है जीजाबाई था और उन्होंने ही एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव डाली। उस समय पे यहाँ पे मुगलों का शासन चल रहा था, तो उन्होंने मुगलों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़के और ये जो है एक नींव डाली। और उसके बाद में उन्होंने अपनी नौसेना का गठन किया और समुद्री क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी उन्होंने महाशक्ति स्थापित कर ली। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है अंग्रेजों से यहां आने से पहले, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होने से पहले भारत के बहुत बड़े भूभाग पे उन्होंने शासन किया। शिवाजी की मृत्यु होने के बाद में उनके और जो वंशज थे उन्होंने जो है शासन किया और अंग्रेजों के साथ में भी उनकी मुठभेड़ हुई। उत्तर से दक्षिण पश्चिम तक उनका जो है पूर्व सब जगह उनका जो है भारत में जो है दबदबा हो चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी पूरी धमक थी। अरब से लेके और दूसरी तरफ तक व्यापार के जगत में भी, समुद्री मार्ग में भी उनका दबदबा था। अंग्रेजों के साथ में उनके 3 युद्ध हुए
और जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वो अंग्रेजों के चंगुल में, यानी कि उनका राज छिन्न भिन्न हो गया और भारत जो है अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया पूरी तरीके से। अब उनका राजकाज जो था बहुत बढ़िया तरीके से वो चलाते थे। मराठा जो है जन कल्याण के लिए काम किया उन्होंने और कला संस्कृति का भी संरक्षण किया। धार्मिक रूप से वे सहिष्णु थे और प्रजा पे अत्याचार नहीं करते थे। व्यापार में उनकी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने परिवहन व्यवस्था, उन्होंने सड़क मार्ग, जल मार्ग का उन्होंने निर्माण कराया और उसके लिए संसाधनों का भी उन्होंने जो है बेड़ा तैयार कराया। और संक्षेप में कहें तो जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की तो उस समय पे मराठा की शक्ति चरम पे थी, मराठाओं का साम्राज्य चरम पे था। तो इस प्रकार से वो अखिल भारतीय महाशक्ति बन गए। अखिल भारतीय महाशक्ति कैसे बने? अपने बहादुरी से, रण कौशल से और अपने शासन की पकड़ से वो जो है वो बने। क्योंकि जब औरंगजेब मुगलों का जो था सिरमौर, औरंगजेब जब समाप्त हो गया, मर गया, उसके बाद में मुगलों का तो शासन छिन्न भिन्न हो गया था। तो जो मुगलों के जो राज्य थे, जो दिल्ली की तरफ जो है या और जगह, उन्होंने जो है मराठाओं ने उस पर कब्जा कर लिया, अपना अधिकार नियंत्रण जमा लिया और उन्होंने जो है जगह जगह जाके अपने चिट्ठी पत्री भेजते थे कि हमको चौथ दो। तो चौथ लेने जो भी राज्य चौथ देता था तो समझ लो उनके जो है रक्षा की जिम्मेवारी उनकी हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है सारे राजाओं पे जो मुगलों के चंगुल में फंसे हुए थे उनको भी उनसे उन्होंने निकाला और स्वयं जो है उनके रक्षक बन गए। इस वजह से जो है वो अखिल भारतीय महाशक्ति वो बन गए थे। तो इस आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो है प्रश्न है कि उनकी शासन की विशेषता क्या थी? तो मराठाओं ने का जो शासन प्रणाली थी बड़ी सुव्यवस्थित थी। केंद्रीय स्तर पे वो उनके शासन का मॉडल था। इसीलिए उनको जो है शिवाजी को छत्रपति कहते थे। छत्रपति का मतलब होता है छत्र, सारे राज शासन के ऊपर एक छत्र, सेंट्रल पद्धति से उन्होंने जो है शासन चलाया। और उनके सहयोग के लिए एक अष्टमंत्री परिषद थी। उस अष्टमंत्री परिषद के सहयोग से वे जो है उनमें सबसे प्रमुख पेशवा होता था। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था। इसी प्रकार से अमात्य होता था, अमात्य वित्त मंत्री कहलाता था। एक मंत्री होता था, वो खुफिया विभाग का होता था। ऐसे ही धार्मिक मामलों का एक मंत्री होता था और सेना नायक होता था, सेनापति और न्यायाधीश। इस प्रकार से ये जो है 8 सदस्य होते थे। उससे मिलके जो है इनका शासन व्यवस्था चलती थी। शिवाजी ने सुनिश्चित किया कि अधिकारी जो हैं वो ईमानदार हों, किसी के साथ अन्याय न करें। और अन्याय की जो व्यवस्था थी, जो जागीर प्रणाली की जो व्यवस्था चली हुई थी, जमीन के बदले में जो शासन करते थे वो समाप्त कर दी थी। वंशानुगत पद भी समाप्त कर दिए थे। और जो उनकी सेना में कोई सिपाही जो है शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को पेंशन दी जाती थी और एक्स ग्रेशिया यानी कि उसके परिवार में से एक सदस्य को, जो युवा होता था, उसको सेना में भर्ती कर लिया जाता था। और उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसकी सुरक्षा का जो मुख्य आधार था वो दुर्ग थे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दुर्गों पे अधिकार जमा रखा था और वहीं से वो शासन करते थे। धर्म की जो है परवाह किए बिना वो जो है सभी के कल्याण में काम करते थे। भेदभाव नहीं रखते थे कि भाई ये मुसलमान है तो हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, उसकी भी सहायता करते थे। अधिकारियों को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी अपना रखी थी। एक जगह ना रहे इनके लिए उनके बदली करते रहते थे। और इस प्रकार से उनके शासन की ये विशेषता थी।
और कर राजस्व उगाने के लिए उन्होंने दो चीज थी, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी को वो अपना अधिकार मानते थे कि जितने भी उनके अंडर में शासन होते थे उनसे 10% वो राजस्व लेते थे, और जो है जो उनके नियंत्रण में नहीं होते थे उनसे जो है वो चौथ लेते थे। चौथ का मतलब होता था मालगुजारी का 25% हमें दो और हम आपकी बदले में रक्षा करेंगे, कोई भारी हस्तक्षेप आपके करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, और लेकिन हम राजनीतिक रूप से आपके आपके उसमें राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी शासन प्रणाली थी। एक उनकी जो है जो मोहर बनी हुई थी शिवाजी महाराज की, उस मोहर में ही सब कुछ लिखा हुआ था कि भाई ये शाहजी के पुत्र शिवाजी, और जो है जिनकी ख्याति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है, और एक चंद्रमा की तरह वो जो उदित जो है बढ़ते हुए चंद्रमा की तरह उनका जो है वो बढ़ा हुआ है। और उन्होंने जो है अपने शासन व्यवस्था में जो फारसी के जो शब्द थे उनकी जगह पे उन्होंने संस्कृत को अपनाया, देवनागरी को अपनाया, और उन्होंने भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए अपने शासन प्रणाली में कार्य किया। इस प्रकार से जो है उनकी शासन प्रणाली बहुत अच्छी थी। आप इस प्रकार से इसका उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव छोड़ा, यानी कि सबसे अंतिम अध्याय के उसमें जो है ये लिखा हुआ है कि मराठाओं की विरासत क्या थी, मराठाओं ने जो विरासत छोड़ी वो क्या थी। इसी से ही इनका उत्तर होता है कि मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो मराठाओं ने भारतीय इतिहास में यह प्रभाव छोड़ा कि महत्वपूर्ण भूमिका उनकी ये थी कि उस समय पे भारत जो आक्रांताओं के चंगुल में फंसा हुआ था, और एक जो है व्यापारी बन के आए हुए अंग्रेज थे उस दौरान में, वो भी मूंछ पहनाए बैठे हुए थे। हमारा कहने का मतलब है कि उस समय पे भारत का जो मूल जो वासी थे वो दबे कुचले असहाय अवस्था में महसूस कर रहे थे। उन्हें डर का माहौल था। उस डर के माहौल को मराठाओं ने हटाया और उन्होंने बता दिया कि भाई अगर हम कुछ करके ठान लें तो हम बड़े से बड़े शत्रु को भी हम धराशायी कर सकते हैं। उन्होंने उस समय में औरंगजेब के खिलाफ अपना जो है विजय अभियान चालू करा, और धीरे धीरे जो है उसमें वो सफल होते चले गए, और उनके जो बढ़ते हुए नियंत्रण को रोका। उसके लिए उन्होंने जो है दुर्गों का इस्तेमाल किया, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल किया, छापा मार युद्ध का इस्तेमाल किया, गोरिल्ला युद्ध उसके बोलते थे। और उन्होंने जो है शासन को केंद्रीय स्तर का मॉडल जो सुव्यवस्था का अपनाया, और जनता की रक्षा करी, धर्मों का सम्मान किया, और जो हमारी जो संस्कृति का इनका पुनरुत्थान कराया। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी, और जो भारत की जो पूजा पद्धति जो उन आक्रांताओं ने जो रोक रखी थी उसको उन्होंने दोबारा से चालू कराया। उन्होंने जो है जगन्नाथ की जो रथ यात्रा वगैरह जो पूजा जो होती थी उनको उन्होंने दोबारा से चालू कराया। उन्होंने जो है बाद में गणेश उत्सव और जो है वे जो धूमधाम से मनवाने शुरू करवाए, तो तीर्थ यात्राएं निकलवाई। तो इस प्रकार से जो है पूरे भारत में फैलकर मराठाओं ने जो है क्षेत्रीय राजनीति को आकार दिया, उपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे। उनकी वफादारी, देशभक्ति की भावना और विकेंद्रीय शासन प्रणाली, बाद में विकेंद्रीकरण कराई उन्होंने, पेशवा बनाया, और वो पेशवा बैठा दिए जाते थे, वो उसको पंथ प्रधान बोलते थे। और इस प्रकार से उनकी जो विरासत थी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत प्रभावित किया। उन्हीं से ही प्रभावित होकर यहाँ सब शासन की मांग हुई कि भाई हम भी अपने आप शासन चला सकते हैं देश का। तो जो वहाँ के राजनेता थे उनसे प्रभावित होकर जो है सब शासन की प्रेरणा दी, और उन्हीं से प्रभावित होकर बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनवाने शुरू करे। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय इतिहास पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। अगला प्रश्न है, ये हैं वो प्रश्न जो बुद्धि कौशल के हैं, बच्चों से जैसे पूछते हैं
ये आप क्या जानते हैं इनके बारे में, हैं आप बताइएगा। तो इसमें इसमें एक प्रश्न है, क्या आपने कभी भक्ति शब्द सुना है? आपके लिए ये इसका अर्थ क्या है? भारत के किसी भी भाग में किसी भक्ति संत का चयन करें और उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके द्वारा दिए संदेश के बारे में जानें। आप उनकी कोई कविता या भजन भी ढूंढ सकते हैं और अपने सहपाठियों से साझा कर सकते हैं। तो भारत, ये पृष्ठ 63 पे है। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं कि भारत तो भक्तों का देश है और उन भक्तों ने जो है, इतने भक्त भारत में हुए हैं, आप किसी को भी उठा सकते हैं। आप भक्त प्रहलाद को उठा सकते हैं, धन्ना जाट को उठा सकते हैं और जो है मीराबाई को इसमें अपना चयन कर सकते हैं। आप इसमें जो है हरनंदी, ये जो भात जो भरा गया था उसमें जो था भक्त, उनको जो है आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी एक को जो है उठा के जो है आप इसमें जो है अपना उसको आधार बना के आप कर सकते हैं। तो हम जो है इसमें मीराबाई को ले सकते हैं उनकी, अब या हम जो है इसमें प्रहलाद को, भक्त को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आई है भक्ति। भक्ति जो है, मैंने कितने विकल्प दे दिए। भक्ति का मतलब होता है, अर्थ होता है किसी से जुड़ जाना, रम जाना उसमें। यानी कि भक्ति का जो मतलब जो ही होता है कि उसमें किसी आदमी की किसी चीज में गहरी आस्था हो जाना और उसका सम्मान करना, आदर रखना। ये जो है दोनों चीज जहां जिसमें हो जाती हैं, एक तो किसी से गहरा जुड़ाव हो जाना। अब मान लो आज के विषय में हम राजनीति में हैं, तो जिस किसी भी दल में हमारी आस्था है उससे हम जुड़ जाते हैं और उसके अंदर हमारा जो आदर उससे जुड़ जाता है, तो वो जो है उससे भक्ति हो जाती है उससे। इसी प्रकार से ही जो भी भक्त है उसका एक भगवान होता है और उसके प्रति उनकी गहरी आस्था जुड़ जाती है और वो उसका सम्मान रखता है, सम्मान करता है। तो ऐसे ही भक्त हुए थे प्रहलाद, और उन्हें हम जो है उस समय में के बड़े वो थे। हम मीराबाई को भी रख सकते हैं। मीराबाई एक जो है संत भी उन्हें कह सकते हैं। हम जो है रविदास को रख सकते हैं, संत रविदास, उनकी भी गहरी भगवान के प्रति आस्था थी। तो वो जो है मीराबाई को हम लें तो वो राजस्थान की रहनी, क्योंकि आज का समय है तो वो राजस्थान की रहने वाली थी और श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वो राज परिवार की राजकुमारी थी और उनका जो है उन्होंने सुख में राजकुमारी होने के बावजूद भी उन्होंने सुख में जीवन त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आराधना और स्तुति करने लगी। ये उनको ऐसा प्रेरणा क्यों मिली? क्योंकि उनकी माँ भी भक्त थी, वो मंदिर में जाती थी और वो उनसे कहती थी कि मेरा पति कैसा होगा, तो उन्होंने मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया कि यही आपके पति होंगे, यही आपके पति हैं। तो वो जो उन्होंने उनको ही अपना पति मान लिया और उनसे वो प्रेम करने लगी। तो इस प्रकार से जो है वो समय के साथ में उनकी वो चरम सीमा आगे तक पहुंच गई और उनकी आस्था इतनी हो गई कि भाई वो चारों तरफ उनको वही वही दिखाई दे। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और लेकिन उसके बाद में जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई और उन्होंने जो है उस दृढ़ता से जो है उसको जो है बाद में उस भक्ति को आगे बढ़ाया और इस प्रकार से जो है स्तुति का मार्ग उन्होंने चुना। वो भजन गाती थी और उनके भजन प्रेरणादायक होते थे। वो सिखाते थे कि ईश्वर के प्रति कैसे दृढ़ आस्था स्थापित करें, पूरे हृदय से प्रेम कैसे करें। और मीराबाई के प्रसिद्ध भजनों में से एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो भी हैं। और समा गए री मेरे हृदय में राम समा गए री, ये भी है उसी में ही। और कृष्ण समा गए री है, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा,
ये भी एक भजन है। तो ये जो हैं अनमोल उनके भजन हैं, और भगवान के नाम पे जो है अनमोल उन्होंने प्राप्त किया, खजाना प्राप्त किया, और वो खजाना समस्त धन से परे है। मैं इसे अत्यंत आनंद और प्रेम से धारण करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है उनके भजन उसका मतलब निकलता था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जो पृष्ठ 66 पे है, गुरिल्ला युद्ध के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। विश्व के किसी अन्य देश ने इस पद्धति को अपनाया? विश्व के किन अन्य देशों ने इस जो है पद्धति को अपनाया? उन्होंने इसके लिए किन भौगोलिक लाभों का उपयोग किया? और अपने निष्कर्ष पर समूह में चर्चा करें। ये जो गुरिल्ला युद्ध है ये छापामार युद्ध होता है, और आज के समय में ये बड़ा आतंक फैलाने के लिए बहुत बड़ा सुलभ अस्त्र बन चुका है। इसी से ही आज के समय के आतंकवादी इस गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली को ही अपनाकर दहशत फैलाते हैं। तो उस समय के जो भी उस समय के राजा महाराजा थे इसी गुरिल्ला युद्ध के उनको अपनाते थे, क्योंकि उनको अपने भूगोल का ज्ञान होता था, और जो कोई भी वो वहां से निकल के जाता था, कोई भी जो है राजा या और होते थे, तो वो उस पर अचानक उस पर धावा बोल देते थे और उनको एक तरह से चौंका देते थे, और वो समझ नहीं पाता था तेरे साथ में क्या हो गया। तो यही जो है प्रणाली जो है गुरिल्ला युद्ध जो है शत्रुओं को जीतने के लिए बड़े जो है प्रसिद्ध रणनीतिक प्रणाली होती थी। और इसमें क्या होता था कि ज्यादा जनहानि की जरूरत नहीं होती थी, वो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा जनहानि पहुंचा देते थे। लेकिन उनमें उनके जो है इस मॉडल में जो भी उसको युद्ध को अपनाता है वो छोटे छोटे 4-5 सदस्यों का दल बनाता है और उसको विभाजित कर देता है जगह जगह, और अचानक से हमला कर देते हैं। तो ये युद्ध जो है युद्ध में मैदान में तेजी से वो अचानक से वो कर देते हैं, और पीछे से उनके सपोर्टर रहते हैं। जब वो घिर जाती है सेना, वो भगदड़ मच जाती है, तो वो जब वो भागते हैं तो भागते हुए को वो दबोच लेते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध युद्ध प्रणाली थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है, क्यूबा वगैरह जो हैं, जो भारत में आतंक फैलाने के लिए, तो ये जो है पाकिस्तान वाले जो इस युद्ध को अपनाते हैं, प्रणाली को अपनाते हैं भारत में आतंक फैलाने के लिए। अचानक से वो जो आतंकवादी निकल के आ जाते हैं और बम जो है सेना पे हमला कर देते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक जो होती है वो भी इसी तरीके से होती है। भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो भी सेम ऐसी प्रणाली है, गुरिल्ला प्रणाली। चुपचाप वहाँ पे अपना जो है थोड़े से दल गए और वहाँ पे अपना काम निपटा के अपने उल्टे आ गए। तो इनको जो है शत्रु बड़ा एक साथ परेशान हो जाता है। भौगोलिक संरचना का भी लाभ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह का, जंगल का, गुफाओं का इसमें जो है सहयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप गुरिल्ला युद्ध के बारे में अच्छी तरीके से और भी लिख सकते हैं। आगे है शिवाजी के जीवन में कोई ऐसी घटना चुनिए, अपने सहपाठियों से मिलकर उसमें नाटक मंचन कीजिए। ये पृष्ठ 69 पे है। तो ये आप जो थोड़े से उसका ले सकते हैं, 2-3 बच्चों का दल बना ले। एक जो है अफजल खान बन जाए, क्योंकि अफजल खान को उन्होंने जो है किले के पास में बुला के उनको जो है अफजल खान ने योजना बनाई थी कि मैं उसको बुलाऊंगा शिवाजी को, और वो मैं उसको जो है जब गले मिलेंगे तो मैं उसको पीठ में छुरा भोंक के जो है मार दूंगा। तो अब उन्होंने भी शिवाजी को भी पता थी, तो शिवाजी ने भी एक अस्त्र जो है हथियार उन्होंने अपना तैयार कर रखा था, बाघ नख उसे बोलते थे, तो उन्होंने भी अपना तैयार कर रखा था। तो इस प्रकार से आप कोई जो है एक जना शिवाजी बन जाए, एक जना अफजल खान बन जाए, और कुछ जो उनके सहयोगी बन जाएं जो गुरिल्ला छाप मारी के लिए। तो उसमें जो है शीर्षक है अफजल खान की हत्या। तो दृश्य में क्या होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ये जो है दृश्य ये है कि अफजल खान ने महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ किले की तलहटी में एक बैठक के दौरान गुप्त हथियार से शिवाजी की हत्या करने की योजना बनाई। ये दृश्य है। अफजल खान कहता है
जब वो नजदीक आता है ने कहा आओ शिवाजी गले लगते हैं, आइए शिवाजी हम दोस्त बन जाते हैं, ऐसा कह के गले लगाने के लिए जैसे ही वो होता उसके अपने हाथ में गुप्त रूप से वो हथियार जो है वो रखता है। तो शिवाजी तो पहले ही चौकस थे। तो शिवाजी कहते हैं, अपना बाघ नख निकाल कर चिल्लाते हैं, मुझे धोखा दिया। दोनों में लड़ाई होती है और शिवाजी जीत जाते हैं। कथावाचक मंच पर घूमते हुए जो भी कथा सुनाने वाला है वो शिवाजी के साहस और सूझबूझ ने उसकी जान बचाई और बड़े खतरे को पराजित किया। इस प्रकार से आप जो है आप इस प्रकार से नाटक खेल सकते हैं। एक जना खड़ा होकर वो कथावाचक का मतलब है जो वो डायलॉग बोलता है, जो साउंड आती है, वो देखिए इस प्रकार से उन्होंने जो है सूझबूझ से कैसे जो है बड़े खतरे को जो पराजित किया। तो अगला है, क्या आपने भारतनाट्यम नृत्य की बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य शैली के मराठाओं से गहरा संबंध है? क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह संबंध क्या था? पृष्ठ 80 पे है ये। तो ये मैंने बताया था कि तंजावुर जो है तमिलनाडु में एक जगह थी और वहां पे जो है शिवाजी के सौतेले भाई जो थे वो वहां पे उन्होंने शासन करते थे और उन्होंने जो है ये तमिलनाडु का जो है ये शैली है, ये नृत्य जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है जो भरतनाट्यम है, मराठाओं ने वहां पे शासन किया था तंजावुर में और उन्होंने इस भरतनाट्यम को और प्रोत्साहन किया और इसलिए उनका जो मराठाओं का इससे गहरा संबंध है। मराठा साम्राज्यों ने नर्तकों के विकास में सहायता की, मंदिर बनवाए और इस कला को संरक्षण देने में उनका काफी योगदान रहा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 1। यदि आपको ये मूल प्रश्न है जो अध्याय के अंत में दिए हुए हैं पृष्ठ 65 में, यदि आपको यात्रा समय की टाइम की यात्रा यानी कि कहते हैं ना कि टाइम जोन में उस समय पहुंच जाएं, टाइम मशीन में, यदि आपको समय यात्रा करने और शिवाजी से मिलने का अवसर मिले तो आप कौन से 3 प्रश्न उनसे पूछेंगे? तो अब इसका उत्तर तो बड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो आपका जिज्ञासा के और आपके रण कौशल के ऊपर है कि आप क्या क्या प्रश्न पूछें उनसे। तो आप कुछ भी तार्किक प्रश्न इसमें जो है पूछ सकते हैं। तो मैं आधार एक बना के आपको प्रश्न का उत्तर बताता हूं। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि भाई अगर मिल जाए शिवाजी कि आपने अपने दुश्मनों की तुलना में कम सैनिकों के साथ इतनी सारी लड़ाई कैसे जीत ली, इसके पीछे क्या रहस्य था? और इस प्रश्न के माध्यम से मैं एकता के बारे में उनसे विचार जान सकता हूं कि भाई कैसे एकता से जो है हम वो कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने भीतर इस स्तर की धार्मिक सहिष्णुता विकास करने के लिए क्या प्रेरित करता है? यह प्रश्न एकता और सहिष्णुता के उनके विचार को समझने में मदद करेगा। तो तीसरा प्रश्न, आपको स्वराज का विचार कब और कहां से मिला? आपको इसके लिए लड़ने की प्रेरणा कहां से मिली? इससे जो है मुझे उनकी पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और प्रेरणा जानने के लिए मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। अगला है पृष्ठ 73 पे। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वो प्रजा के साथ दुर्व्यवहार ना करें और उनसे घास का एक तिनका भी न छीने। अपने अधिकारियों को पत्र लिखे। पत्र में जो है उन्होंने जो इस प्रकार के पत्र लिखे थे। तो पृष्ठ 73 पे है ये। तो उसमें जो है इसका उत्तर में क्या है कि जब उन्हें सागौन की लकड़ी की जरूरत थी, उन्होंने जब कहा कि भाई हम नौसेना का बेड़ा बनाएंगे तो उसके लिए नाव और उसके जहाजों के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी,
तो उन्होंने कहा कि पत्र में यदि आवश्यकता हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करें, फिर आगे बढ़े। आम और कटहल जैसे अन्य जो पेड़ भी उपयोगी है, लेकिन उन्हें ना छुएं, क्योंकि ऐसे पेड़ को परिपक्व होने में कई वर्ष लगते हैं और लोग उनकी देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। यदि आप उन्हें काटेंगे तो उनका दुख कभी समाप्त नहीं होगा और उनके भरण पोषण के भी ये जरिए हैं। यदि आप दूसरों पर अत्याचार करके कुछ हासिल करते हैं तो अत्याचारी के साथ में जल्दी ही हमें नष्ट हो जाते हैं हम, और ऐसे पेड़ों के अभाव में हानि होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग न करें। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी के पत्र के आधार पर आप उनके शासकीय मूल्य के बारे में क्या बता सकते हैं? जो ये उपरोक्त पत्र था, जो ये मैंने बताया, उस आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो शिवाजी थे वो बड़े करुणा, न्याय और पर्यावरण से संबंधित उत्तरदायित्व उनका मूल्य था। तो वो ये मान के चलते थे कि प्रजा के साथ में हम दबंगाई ना दिखाएं, उनको दहशत फैला के उनसे कुछ चीज ना लें। प्रजा की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हमेशा उनकी रक्षा करनी है। नैतिकता पे जोर दिया, दमन पे उन्होंने परहेज किया और प्रजा की भावनाओं का सम्मान किया और अपने शासन के दौरान इनके विकास में उन्होंने सहयोग दिया। उन्होंने मानवता, धार्मिक सहिष्णुता, सिद्धांतवादी जीवन जो है अपनाने के लिए ये जो है, और ये दर्शाते हैं कि उनके पत्र कला में जो है और उनमें गहरी रुचि थी। अगला है जो इसके आखिरी में जो प्रश्न दे रखे हैं पृष्ठ 82 पे, उनमें हम आते हैं। विश्लेषण कीजिए कि भूगोल, विशेषकर पर्वत या तट रेखाएं ने मराठा सैन्य रणनीति और राज गठन में किस प्रकार प्रभावित किया। तो उन्होंने ये जो थी पर्वत और तट रेखाएं थी, उनको उन्होंने अपनी रक्षा के रूप में जो है इसको लाभ लिया, क्योंकि मराठाओं के पश्चिम में पर्वतमाला थी और भारत के पश्चिम तट के निकट वो रहते थे। पर्वतों ने उन्हें सुरक्षा के लिए मजबूत किले और अचानक गुप्त रूप से मार्ग जो है बनाने में सहायता करी, और तट रेखा से उन्होंने समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए नौसेना बनाने में मदद की, और इसलिए प्राकृतिक विशेषताओं ने उन्होंने सेना को मजबूत और उन्नत बनाया। तो इस प्रकार से प्रभावित उनके गठन में उन्होंने बड़ा प्रभाव जो है करा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप छोटे विद्यार्थियों के लिए एक मराठा नेता की संक्षिप्त जीवनी लिख रहे हैं और एक व्यक्तित्व कान्होजी आंग्रे जो है बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर या ताराबाई का चयन करें और 3-4 पैराग्राफ में उनके प्रेरणादायक जो हैं गुणों का वर्णन करें। इनमें उनके द्वारा जीती गई कम से कम एक चुनौती का भी उल्लेख करें। तो इसमें जो है हम कन्होजी आंग्रे की जो है मराठा जो कन्होजी आंग्रे हैं उनकी बात करते हैं कि उन्होंने जो है मराठाओं की जो बहादुरी नौसेना के प्रमुख थे और उन्होंने 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत के लिए पश्चिमी तट की रक्षा करी। उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश और पुर्तगाली जहाज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने व्यापार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। यद्यपि उनकी नौसेना छोटी थी, फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ और समुद्री जो है ज्ञान का उपयोग करके उन्हें पराजित किया। और इनसे जुड़ी हुई बात एक और है कि उन्होंने जो है उस समय पे जो पुर्तगाली थे, इन्होंने जो है और अंग्रेजों ने समुद्र पे कब्जा कर रखा था मार्ग पे, और उन्होंने जो है अपनी नाव बना रखी थी और जहाज बना रखे थे और उनको वो किराए पे देते थे या उनसे शुल्क लेते थे। और एक प्रमाण पत्र और एक उनको उस पे जो नाव पे एक पट्टी जो लगाते थे और कहते थे कि भाई हमने जो है
इतना आप शुल्क देंगे तो हम आपको कोड देंगे, आप इस कोड से, अगर ये कोड आप हमसे नहीं लेंगे तो हम इसको जो है नाव को जो है हम समुद्र में नहीं उतरने देंगे। तो उनका एक अधिकार था। तो ये जो आंग्रे थे, इन्होंने जो है एक पट्टी अपनी बनाई, और जब वो कहने लगे ना कि भाई ये जो है आप कैसे नाव को कैसे ले जाएंगे, उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये जो चला रखी है कंपनी, वो आपकी म्याद निकल गई, आज से जो है हमारा जो है ये आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस, वरना हम आपकी नाव का भी व्यापार नहीं चलने देंगे, हमारी कंपनी है, अब हमने लाइसेंस ले लिया यहाँ का। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा ये तो डकैती है, समुद्री डकैती है, निकला कैसे ही समझ लो। अब जो है अब आपका दाल ना गलेगी यहाँ पे, अब हमारा जो है हमने ले लिया यहाँ का जो है। तो ये उनकी दृढ़ निश्चय और मजबूत शक्ति का प्रदर्शन जो है बताते हैं। आगे प्रश्न है, यदि आपको किसी एक मराठा किले रायगढ़, सिंधुदुर्ग या जिंजी या प्रतापगढ़ का दौरा करने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? इसके इतिहास, वास्तुकला और रणनीतिक महत्व पर शोध करें और अपने निष्कर्ष को कक्षा में डिजिटल प्रस्तुति या पोस्टर के द्वारा प्रस्तुत करें। तो ये एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अनुसार में इसमें मैं भी एक सुझाव उत्तर देता हूँ। यदि मुझे किसी मराठा किले का दौरा करने का अवसर मिले तो मैं रायगढ़ को चुनूंगा। रायगढ़ को क्यों चुनूंगा? क्योंकि रायगढ़ का जो किला था उससे जो है शिवाजी के साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, और उन्होंने राज तलक वही रायगढ़ के किले में किया था। छत्रपति साम्राज्य की राजधानी थी। तो यह महाराष्ट्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है, जिससे यह शत्रु से बड़ा सुरक्षित था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में यहीं हुआ था और इसलिए यह किला बड़ा खास है। इस किले में मजबूत पत्थर की दीवारें, बड़े प्रवेश द्वार, गुप्त रास्ते, रानी का महल, शिवाजी का सिंहासन और बाजार क्षेत्र जैसी खूबसूरत इमारतें। ऊपर तक पहुंचने के लिए 1737 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, या आप रोप वे के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से चारों ओर फैले पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। इतिहास में इस किले का विशेष महत्व है क्योंकि यह मराठा साम्राज्य का केंद्र था और शिवाजी यहीं से न्याय और वीरता से शासन किया करते थे। रायगढ़ किले का दौरा करने से मुझे अपने इतिहास और शिवाजी महान नेतृत्व के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी। अगला जो है प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अध्याय में कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में मुगलों या किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक छीना। इसके आपके विचार से इसका क्या अर्थ है? अध्याय में कौन से प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं? तो इसका उत्तर यह है, इसका अर्थ यह है कि जब अंग्रेज भारत पर शासन करना चाहते थे तब मराठा प्रमुख शक्ति थे, न कि मुगल। क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद में मुगल छिन्न भिन्न हो गए थे और मराठाओं ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। मुगल साम्राज्य पहले ही कमजोर था और मराठाओं का भारत पे अधिकांश भाग दिल्ली, गुजरात और मालवा पर नियंत्रण था। और ये जो उत्तर भारत का, पश्चिम का जो ये राजपूताना और उधर के पंजाब का जो एरिया था, इन पे भी उनका चौथ लेते थे और नियंत्रण था। ये उनकी रक्षा की जिम्मेवारी रखते थे, तो इनका अप्रत्यक्ष रूप से उस पर नियंत्रण भी था। तो मराठाओं ने और अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए और ब्रिटिश शासन शुरू होने से पहले वे भारत के अंतिम शक्तिशाली शासक थे मराठा। इसलिए भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने मुगलों को नहीं बल्कि मराठाओं को हराना पड़ा। इससे पता चलता है कि मराठा कितने शक्तिशाली हो चुके थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी और बाद में मराठाओं द्वारा विभिन्न धर्मों के
धार्मिक स्थलों और लोगों के प्रति व्यवहार की तुलना कीजिए। अध्याय में कौन से प्रमाण धार्मिक विविधता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो शिवाजी के बाद में मराठाओं ने धार्मिक सहिष्णुता थी। मराठाओं ने में भी वे सभी धर्मों का मान्यता का बहुत सम्मान और समानता से व्यवहार करते थे। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन उन्होंने कभी मस्जिद पर हमला नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरे धर्मों के लोगों को चोट पहुंचाई। सूरत पर आक्रमण के समय में उन्होंने धार्मिक स्थलों को बकस दिया और एक दयालु व्यक्ति की तरह उनकी रक्षा की। उनकी सेना ने मुस्लिम सैनिक और अधिकारी भी थे। बाद में तंजावुर मराठा के शासनकाल में अंबर हुसैन नाम के एक मुस्लिम कवि को भगवत गीता पर लिखने की अनुमति दी गई और धार्मिक सद्भाव को दर्शाती है। इससे सिद्ध होता है कि मराठा सभी धर्मों का सम्मान करने और शांति पूर्वक एक साथ रहने में विश्वास रखते थे, और यही उनका विश्वास उनको जो है धोखा भी दे गया, क्योंकि उन्होंने दूसरे धर्मियों पे जो है विश्वास किया और अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में उन्होंने उनको धोखा दिया। बाद में जो है जब आंगल युद्ध हुआ, तृतीय आंगल युद्ध हुआ, उसमें जो है टीपू सुल्तान और उनके जो राज्य के आसपास के जो भी थे मुस्लिम, उन्होंने उनको धोखा दिया। तो ये जो है उनकी, हालांकि उन्होंने वे सहिष्णुता रखते थे, लेकिन उनका ये जो विश्वास था, उनके साथ में धोखे भी मराठाओं के साथ में इसी विश्वास के कारण हुए। इस अध्याय में बताया गया है कि मराठाओं के लिए किले राज्य का केंद्र थे। वे इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? उन्होंने मराठाओं को बड़े शत्रुओं को विरुद्ध जीवित रहने में कैसे सहायता करी? तो मराठाओं के लिए किले बड़े महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करते थे। किले ऊंची पहाड़ियों पर बने होते थे और उनकी दीवारें मजबूत होती थी। उन्हीं को दुर्ग बोलते थे। उससे शत्रुओं के लिए कब्जा करना बड़ा कठिन हो जाता था। जब मुगलों ने बड़ी सेनाओं ने उन पर आक्रमण किया तो मराठा किले में छिप जाते थे और अपनी अगली चाल जो है चलने के लिए वो योजना बनाते थे और गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करके किले पे वे सड़कों पर नजर रखते थे, भोजन और हथियार जमा करके रखते थे वहां पे और अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते थे। इसलिए किले को राज्य का केंद्र माना जाता था और उन्हें मराठाओं को मजबूत बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़े और शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध भी लड़ने में उनकी सहायता उन किलों ने की। अगला प्रश्न है, आपको मराठा सिक्के के मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक ऐसा सिक्का डिजाइन करें जो मराठाओं की उपलब्धि और मूल्य को दर्शाता हो। आपको चुने हुए सिक्के के जो प्रतीक की व्याख्या करें। तो यदि मुझे जो है उत्तर में आप लिख सकते हैं कि डिजाइन करता हूं मैं जो है सिक्के का, तो यह मराठाओं की महानता और मूल्यों को प्रदर्शित करेगा। एक तरफ मैं शिवाजी का चेहरा तलवार के साथ और उसके पीछे किले बनाऊंगा और उसकी वीरता और शासन के माध्यम से राज्य की रक्षा के लिए उसके तरीके को दर्शाया जाएगा। मैं भगवा ध्वज भी जोड़ूंगा उसमें और हिंदू संस्कृति और एकता का वह प्रतीक माना जाएगा। दूसरी तरफ मैं शिवाजी की राजसी मोहर, जिसमें संस्कृत में लिखूंगा किनारे पे, मैं एक जहाज मराठा के नौसैनिक के एक किताब ज्ञान और न्याय के लिए और हाथ मिलाते हुए सभी धर्मों के प्रति सम्मान और एक छोटा चित्र बनाऊंगा। यह सिक्का दर्शाएगा कि मराठा बहादुर, न्यायप्रिय, बुद्धिमान थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो इस प्रकार से आप और भी कल्पना करके बना सकते हैं। अगला है, मराठा काल के इस परिचय के बाद आपके विचार में भारतीय इतिहास में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? अध्याय से उदाहरण देते हुए अपने मत का समर्थन में एक अनुच्छेद लिखें, फिर अपने विचार को सहपाठियों से साझा करें और उन पर चर्चा करें। तो इसमें है आप लिख सकते हैं कि मेरे विचार में मराठाओं का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा करी।
जब मुगल और ब्रिटिश जैसे विदेशी शक्तियां भारत पर शासन करने का प्रयास कर रही थीं, तो शिवाजी एक सशक्त और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की, सभी धर्मों का सम्मान किया, सब राज्य सब शासन का विचार आरंभ किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठा सेनाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मुगलों को पूर्ण नियंत्रण करके उन्होंने रोका। ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसे नेताओं ने भी युद्ध और शांति के क्षेत्र में महान कार्य किए। मराठा ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और भारतीय परंपराओं को जीवित रखा, इसलिए उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इस अध्याय के ये जितने भी प्रश्न थे, हमने इसमें आपकी सहायता करी इसको हल करने में। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, रटने की कोशिश ना करें। आप इससे भी बढ़िया प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।